हमारा 43 क्वेश्चन है, माध्य का प्रतिचयन वितरण मानक सामान्य वितरण के बहुत समीप होता है। इसका मतलब ये हुआ, हमारे पास एक गेहूं की ढेरी है, उसमें से हम किसी को सैंपल दिखाना चाहते हैं, तो उस सैंपल में वो सारी क्वालिटी आ जानी चाहिए जो उस ढेरी की है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पॉइंट आएंगे, जैसे समग्र सामान्य रूप से वितरित है। ठीक है, अगर हम कुछ सैंपल लेंगे, यदि सभी में समान गुण है, थोड़े से सैंपल लेने से पता लग जाएगा, हाँ ये इसको सभी को क्या कर रहा है भाई, ये चीजें इसी से रिलेटेड हैं। और बी में क्या है, समग्र सामान्य रूप से वितरित नहीं है परंतु प्रतिदर्श का आकार बड़ा। यदि हमें ये लगता है कि सारे गुण थोड़ी सी मतलब अलग अलग क्वालिटी है सारे ढेरी में, तो हमारा जो वो होगा ना सैंपल, वो उसका आकार बड़ा होना चाहिए ताकि वो थोड़ी थोड़ी सारी क्वालिटी उसके अंडर में आ जाए। तो ये दोनों ही ठीक है। कहने का मतलब हमने जो सैंपल लिया वो ढेरी के कितने नजदीक है। ठीक है, तो ये दोनों ही क्वालिटी होनी चाहिए। फिर है इसमें, यदि निर्धारण के गुणांक का मान 0.64 है तो सहसंबंध के गुणांक का मान क्या होगा। तो इसका हमारा रहेगा 0.80। इसका फॉर्मूला होता है जो को रिलेशन का ये फॉर्मूला होता है, आर से रिलेटेड होता है, ऐसे अंडरूट करके, और फिर होता है इसके अंडर में फॉर्मूला। जो फॉर्मूला आगे आएगा तब मैं समझा दूंगी ये वाला सम। तो ये हमारे पास फॉर्मूले पे डिपेंड है। फिर है एनपीवी तथा आईआरआर के अनुसार पूंजी बस्टर निर्णय में प्रोजेक्ट रैंकिंग में विरोध का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। एनपीवी, ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, और ये हमारे पास क्या है दूसरा, आईआरआर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा इंटरनल रिटर्न रेट जो होता है, ये हमारे पास इन दोनों के अकॉर्डिंग जो हम पूंजी बस्टन करते हैं ना, कैपिटल का जो बस्टिंग करते हैं, डिसीजन लेते हैं, उनमें इन दोनों का जो यूज किया गया वो ये कह रहा है कि प्रोजेक्ट रैंकिंग में विरोध का स्रोत निम्नलिखित में कौन सा। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे ये कह रहा है स्वतंत्र निवेश परियोजना, ठीक है, दोनों में ही है। कोई पूंजीगत बजट रुकावटें नहीं, दोनों में ही है। कोई समय विषमता नहीं, यानी कि कोई भी समय के कोई लिमिटेशन नहीं है, ये भी ठीक है। तो इनमें से कोई भी नहीं है क्योंकि तीनों चीजें दोनों में ही होती है। निम्नलिखित का मिलान करें, जैसे कि व्यापार नीति है, ठीक है, व्यापार प्रवाह हो गया, कीमत प्रवृत्तियां हो गया, आंतरिक अक्षेत्रीय कड़ियां हो गया। तो मतलब ये हिंदी में दे रखा है, तो इसका यहाँ पे मैंने 2 लगा रखा है। ठीक है, तो एक हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यानी कि व्यापार नीति हमारी क्या हो जाएगी, आर्थिक नीति, नीति से नीतियां बन गई। व्यापार प्रवाह दे रखा है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वैश्विक कड़ियां, यानी कि हमारा जो ट्रेड है वो कैसे ग्रोथ करेगा, कैसे वो आगे से आगे चलेगा। तो जब हमारा विश्व में भी सभी फॉरेन के साथ भी व्यापार होगा तभी तो वो आगे बढ़ेगा ना। कीमत प्रवृत्तियां हैं, तो इससे हमें पता लग रहा है कि ये हमारा आर्थिक स्थितियां हैं। कीमत से हमारे पास क्या है, या तो मनी आती है या हम किसी को देते हैं, कोई चीज परचेज करते हैं, बेचते हैं, तो ये हमारी जो भी हमारे पास रुपए कमाना या कैसे भी हम उसको आगे यूज करते हैं रुपीज को, तो ये हमारे इकोनॉमिक सिचुएशन को डिनोट करता है। आंतरिक अक्षेत्रीय कड़ियां हो गया, तो यहाँ आ जाएगा अर्थव्यवस्था की संरचना तथा स्वरूप। ठीक है, इसे तो साफ ही पता लग रहा है। जैसे ये हो गया अक्षेत्रीय, ठीक है, जहां अक्षेत्र की बात होगी वहां संरचना होगी, उसका स्वरूप कैसा है, तो वो इसके अंडर में आ जाएगा। फिर है निम्नलिखित में कौन सा निजीकरण का लाभ नहीं है, स्टेट में भी आ चुका है। तो उद्यमिता को प्रोत्साहन करना, ये निजीकरण का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो तो हर कोई भी, गवर्नमेंट हो या सार्वजनिक हो, जो भी कुछ हो, सभी व्यापार में ये किया जाता है। आर्थिक शक्ति का केंद्रीयकरण, ये किस में होता है, ये निजीकरण में होता है। उद्यम का बेहतर प्रबंधन, ये भी सभी में होता है। नौकरशाही से स्वतंत्रता, ये भी सभी में होता है। फिर है हमारा, यह है भारतीय प्रतिभूति बाजार में बोल्ट प्रणाली किससे संबंधित है। तो ये होती है हमारी बॉम्बे शेयर बाजार से। बोल्ट से, बै से, बोल्ट मतलब ये कर लेना हिंदी के अकॉर्डिंग ये, ठीक है। राष्ट्रीय शेयर बाजार हो गया, ओवर दी काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया हो गया, बहु वस्तु शेयर बाजार, ये नहीं है, बट ये बोल्ट से बॉम्बे याद कर लेना। इंग्लिश में बोल्ट लिखेंगे ना, तो इसको इंग्लिश में बॉम्बे लिखेंगे, तो बी तो इसमें भी आना है, बी इसमें भी आना है, ठीक है। और फिर ये अगेन एस्टेट में नेट में आया हुआ है ये, क्या निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा बाजार प्रपत्र नहीं है। तो ये हमारे पास एक तो वाणिज्यिक पत्र हो गया,
दूसरा है सहभागी प्रमाण पत्र हो गया, वारंट्स, ट्रेजरी बिल। तो ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, बट वारंट्स हमारा मुद्रा बाजार में नहीं होता, मनी मार्केट में। निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि वित्त पोषण से संबंधित है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये है SHG आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, महिला उद्यमी, इनमें से कोई नहीं। इसकी फुल फॉर्म मैं बाद में बताती हूँ। तो यहाँ इसका ठीक रहेगा SHG। ओके, और ये होता है हमारा माइक्रो, जो फाइनेंशियल जो हमारा पोर्शन होगा उसके अंडर में इसका नाम रिलेटेड होता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक वातावरण का तत्व नहीं है? तो आंतरिक में ये भी आता है उद्देश्य, मानव संसाधन भी होता है, अंशधारियों का मूल्य भी होता है, बट ग्राहक हमारे क्या है, आंतरिक नहीं होते, ये बाहरी होते हैं। फिर है फर्म की कुल लागत संरचना में स्थिर लागतों की उपस्थिति का परिणाम क्या होता है? तो वित्तीय जो लीवरेज हो गया, परिचालनात्मक उत्तोलन हो गया, सुपर उत्तोलन का मतलब होता है लीवरेज। ठीक है, कि हमारे पास फिक्स्ड का जो कैपिटल लगाते हैं वो किस रेशो में लगा रहे हैं, शेयर का और डिबेंचर का या लोन का, कैसे उनका रेशो रख रहे हैं। तो ये सारी चीजें लीवरेज होती है हमारी। तो ये कह रहा है कि फर्म की कुल लागत संरचना में स्थिर लागतों की उपस्थिति का परिणाम क्या होता है? तो ये हमारा होगा लागत के अकॉर्डिंग परिचालनात्मक उत्तोलन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ये हमें ध्यान कैसे रहेगा कि ये फाइनेंशियल है या ऑपरेशनल है? तो ये यहाँ से पता लग रहा है संरचना में। संरचना का मतलब हम जो भी कोई काम रूटीन में करते हैं ना, तो हमारा ऑपरेशनल के अंडर में आता है वो। तो स्ट्रक्चर में हमारा क्या आ जाएगा? परिचालनात्मक उत्तोलन। फिर आता है हमारा 52 क्वेश्चंस है। ये है, जब वित्तीय उत्तोलन यानी कि लीवरेज की डिग्री बढ़ती है तो पूंजी की लागत में कमी आती है। इसकी वकालत किसने की? ये आया भी, पीछे भी अभी आया था, कौन से पेपर में आया मुझे ध्यान में नहीं, करंटली भी आया हुआ है ये। जब वित्तीय लीवरेज की डिग्री बढ़ती है तो पूंजी की लागत में कमी आती है। तो ये कौन हमारे पास, मतलब ये कौन सी हमारे पास थ्योरम बताती है? तो ये आएगा शुद्ध आय दृष्टिकोण। ठीक है, समझ में आया? शुद्ध आय दृष्टिकोण का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये बताता है कि जब वित्तीय उत्तोलन की डिग्री बढ़ेगी तो पूंजी की लागत में कमी आएगी। फिर है ये वाला, जेम्स ई वोल्टर द्वारा समर्थित विचार का फर्म की लाभांश नीति के शेयर मूल्यांकन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जेम्स ई वोल्टर द्वारा समर्थित विचार का फर्म की लाभांश नीति के शेयर मूल्यांकन पर क्या प्रभाव पड़ता है? निम्नलिखित में से किस मान्यता पर आधारित है? तो ये है प्रतिधारित अर्जन क्या है? वित्त पोषण का एकमात्र स्रोत है। ओके, यानी कि हम ये देख रहे हैं कि जो लाभांश नीति है इसका मतलब क्या हुआ कि लाभ कम दे या ज्यादा दे। कम देंगे तो हमने उसको रिटेन कर लिया, अपने पास रख लिया। यदि ज्यादा दे रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि हमने वो अपने पास रखा नहीं, ज्यादा प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो लाभांश नीति होगी ना सारी। तो फिर यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रतिधारित अर्जन की गई वित्त पोषण का एकमात्र स्रोत। फिर है सुमेलित कीजिए। सुमेलन उपागम में क्या आएगा? जैसे कि यहाँ दे रखा है, इसका ये लगा लो, सुमेलन उपागम में कार्यशील पूंजी का वित्त पोषण आ जाएगा। संरचनात्मक अनुपात में क्या आ जाएगा? पूंजी ढांचा, अभी देखा था हमने ऊपर। आदेशित मात्रा में क्या आ जाएगा? इन्वेंट्री प्रबंध, यानी कि कितनी ऑर्डर करनी है इन्वेंट्री। बोनस शेयर का हमें पता ही है, इसमें लाभ मिलता है तो लाभांश नीति है। तो आज हम इतना ही करेंगे।